बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की जाएगी। इजलास में 23 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने पर गौर किया जाएगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, सिंध में तालीमी इदारे कब खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास कल मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत भी की जाएगी। इजलास में 23 अगस्त से तालीमी इदारे खोलने पर गौर किया जाएगा। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से, सिंध में तालीमी इदारे खोलने के हवाले से महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। आज़ाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि स्कूल्स कब खुलेंगे, फैसला कब होगा। सिंध सरकार ने सूबे भर में तदरीसी अमल जो है 23 अगस्त से शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया है। इस हवाले से वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की सदारत में कल जो है महकमा तालीम की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास होगा, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर शिरकत करेंगे। इस इजलास में तालीमी अमल शुरू करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 23 अगस्त से सिंध सरकार मशरूत बुनियादों पर तालीमी इदारे खोलने का फैसला करेगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज और जामियात शामिल हैं, लेकिन हतमी फैसला कल होना है। इस हवाले से वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने वज़ीर सिंध से मुशावरत की है, लेकिन वज़ीर की हिदायत पर कल स्टेयरिंग कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में हतमी फैसले किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने यकसा तालीमी निसाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि तालीम मुकम्मल सूबाई मामला है, निसाब भी सूबे का मामला है। वफाकी हुकूमत हम पर अपने फ़ैसले मुसल्लत नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम की रोशनी में हमें ये इख्तियार है कि हम अपना फ़ैसला खुद करें। यकसा निसाब को मिनवान राइज करने पर पोजीशन में नहीं है। हम उर्दू और अंग्रेज़ी के साथ अगर सिंधी पढ़ाना चाहते हैं तो ये हमारा आईनी और तारीख़ी हक है, जिससे हम दस्तबरदार नहीं होंगे। सरदार शाह का मज़ीद कहना था कि सूबों का इख्तियार है कि वो यकसा निसाब कबूल करें या ना करें। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से कि सूबों में ये मुखालफत है कि वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद कहते हैं यकसा निसाब PTI के मंशूर का हिस्सा है, लेकिन ये आइन का हिस्सा तो नहीं है। वज़ीर तालीम सिंध ने ये मामला उठाया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदा समीन नवाज से। समीन इस वक्त चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं। समीन, अपडेट कीजिएगा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन का क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखिए आज वफाकी वज़ीर तालीम की जानिब से जो यकसा निसाब के हवाले से बात की जा रही है कि पूरे मुल्क का पहली जमात से लेकर और 5वीं जमात तक का निसाब यकसा होना चाहिए, जिसको सिंध के वज़ीर तालीम ने मुस्तरद किया है। और उनका ये कहना है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किए बगैर ये कहना नामुनासिब बात होगी कि मुल्क में यकसा निसाब नाफिज होने जा रहा है, क्योंकि सिंध इसमें शामिल नहीं है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का निसाब एक हो जाएगा, जबकि सिंध इन सबसे अलग रहेगा। तो प्राइवेट स्कूल्स इस मामले में क्या राय रखते हैं और उनका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से सिंध गवर्नमेंट के जो निसाब है या जो सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एक दूर हो जाएं और तमाम तर सूबों का निसाब एक हो जाए। क्या कबाहत है इसमें अगर निसाब एक हो जाएगा, और क्यों कर सिंध हुकूमत जो है वो इनकार कर रही है, इससे क्या वजूहात हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक शाह साहब, चेयरमैन है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। तारिक साहब, बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्या समझते हैं आप, सिंध हुकूमत क्यों मुसलसल डिनाई कर रही है? देखिए, जो उनके ऑब्वियसली चैप्टर्स के हवाले से, कुछ मज़ामीन के हवाले से जो है वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इसमें ये समझता हूँ कि फेडरल मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब को जो है वो स्टेप अप करना चाहिए था और इसको लॉन्च करने से जाए उससे पहले सिंध में आके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल किया जाता। अगर कोई तरमीम भी करनी पड़ती तो इसमें कोई कबात नहीं थी कि अगर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट लेकर आते और फिर लॉन्च किया जाता यकसा निसाब तालीम। नो डाउट यकसा निसाब तालीम एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आएगा, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक निसाब पढ़ाया जाएगा। इसमें बच्चों का भी हर्ज नहीं होगा। अगर कोई बच्चा सिंध से पंजाब जा रहा है या पंजाब से KPK जा रहा है तो सिलेबस में एक ड्रास्टिक डिफरेंस था, जो कि अब जो है ना वो नहीं रहेगा। लेकिन इसमें हमें जो है वो तालीम के बेहतर मफाद के अंदर अपने जितने भी कंसेंसस हो सकते हैं उनको डेवलप करना चाहिए और अपने जो भी
पॉलिटिकल जो क्लैशेस हैं उनको भी एक साइड पर रख के तालीम के लिए काम करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट दोनों से है, सिंध गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, कि वो दोनों बैठें। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, टाइम है हमारे पास कि इसको स्ट्रीमलाइन करके जो भी चेंजेस लानी है, जो कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, जो शिकायत हैं उसको सही करके फिर एक नेशनल पॉलिसी लेकर आए। लेकिन आपका क्या ख्याल है, जो निसाब पढ़ाया जा रहा है इस वक्त सिंध में, उसको अपग्रेड होना चाहिए, उसमें मजीद नई मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए, कुछ नई चीज़ें शामिल होनी चाहिए? अगर ऐसा होने जा रहा है तो क्या ये वजह है कि सिंध हुकूमत इंतजार जो है वो इसको इनकार कर रही है, या कोई और रीज़न है? देखिए, रीज़न तो बेहतर वही जानते हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया है, लेकिन सूबा खुद मुख्तारी जब से 18 अमेंडमेंट की बात आई है, ये ऑब्वियसली उनका राइट है कि वो उसको एक्सेप्ट करें या डिनाई करें। लेकिन अभी रिसेंटली जब एक मैट्रिक का जो सिलेबस चेंज किया गया, 7 पेपर्स किए गए, तो ड्रास्टिकली हमने देखा कि बुक्स चेंज हुई, सिलेबस चेंज हुआ, तो एक बहुत बेहतर तरीके से सिंध गवर्नमेंट सामने आई है करिकुलम के हवाले से। लेकिन ऑब्वियसली मैं फिर वही कहूँगा कि कहीं ना कहीं रूम होता है इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, हमारी कंप्यूटर स्टडीज़ में बहुत पीछे हैं, हम अभी भी पीछे हैं, तो हमें उसको एडवांसमेंट लानी पड़ेगी। इसी तरह इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सोशल स्टडीज़ की बुक्स जैसे कह लें, पाकिस्तान की स्टडीज़ भी चेंज हो रही हैं, एक नई डायनेमिक्स आ रही है हमारे पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड करने की और उनको आगाह करने की ज़रूरत है। तो फिर भी यही है, और ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये रुकनी नहीं चाहिए, इसको हर 5 साल के बाद दोबारा रिवाइव होना चाहिए ताकि बच्चे अप टू डेट रहें। बिल्कुल, हर 5 साल के बाद दोबारा रिवाइव होना चाहिए ताकि बच्चे अप टू डेट रहें। और अगर सिंध हुकूमत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो यकीनन विफाक को इसको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि पूरे मुल्क की जो बात की जा रही है कि यकसा निसाब होगा पूरे मुल्क में, तो सिंध को इसमें शामिल किए बगैर ये कहना नामुनासिब सी बात लगती है कि पूरे मुल्क का निसाब यकसा होगा। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके उसको भी इसी सिस्टम में शामिल करना चाहिए। और अगर सिंध हुकूमत ये कहती है कि उसको सूबाई खुद मुख्तारी हासिल है मीम के बाद, तो उनकी इस बात के हवाले से भी यकीनन। समीन, आप अपडेट कर रही थी। सिंध में नौजवान इंजीनियर्स के लिए खुशखबरी है। सिंध सरकार ने 700 सिविल और मैकेनिकल सब इंजीनियर्स की भर्तियां करने का फैसला कर लिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में की जाएंगी। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। सिंध में इंजीनियर्स की डिग्रियां हासिल करने वाले नौजवानों के लिए खुशखबरी है। सिंध सरकार ने सूबे में 700 सिविल और मैकेनिकल सब इंजीनियर्स की भर्तियों का फैसला कर लिया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में की जाएंगी। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज सिफारिशात सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को रवां हफ्ते अरसाल करेगा। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नौड़ियों से। आज़ाद बताएगा क्या तरीक़ाकार होगा? जी बिल्कुल, सिंध के वो नौजवान जिनके पास इंजीनियर्स की डिग्रियां मौजूद हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा, उनके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध सरकार ने महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में सिविल और मैकेनिकल सब इंजीनियर भर्तियां करने का फैसला कर लिया। ये 700 से ज्यादा असामियां जहां पर भर्तियां की जाएगी। इस हवाले से महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के सेक्रेटरी इमरान अता सुमरो की जानब से रवां हफ्ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिफारिश की जाएगी, जिसके बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नई भर्तियां अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस वक्त अदालत के हुक्म पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन सिंध सरकार ने यह फैसला किया है कि इन असामियों पर भर्तियों के हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिफारिश हर साल की जाए। ठीक है आज़ाद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल में हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 80 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे इजाफा किया गया। कीमतों का इतलाक रात 11 बजे से हो चुका है। पेट्रोल 119 रुपये 80 पैसे और डीजल 116 रुपये 53 पैसे की कीमत पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। पेट्रोल 119 रुपये 80 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत 116 रुपये 53 पैसे पर बरकरार है। लाइट डीजल 1 रुपया 10 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद 85 रुपये 77 पैसे का हो गया, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 81 पैसे बढ़ने के बाद 88 रुपये 30 पैसे तक जा पहुंची। बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह कम होकर 13% पर आ चुकी है। एक दिन में वबा से 830 अफराद मुतासर हुए। सिंध में एक दिन में 26 अमवात रिपोर्ट हुई, जिनमें से 22 का ताल्लुक कराची से है। अपडेट करें आपको कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। शहर में कोरोना वायरस के केसेस की शरह कम होकर 13% पर आ चुकी है। एक दिन में वबा से 830 अफराद मुतासर हुए, जबकि सिंध में एक दिन में 26 अमवात रिपोर्ट हुई। मज़ीद तफसीलात किफ़ायत अली से। जी किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा। 24 घंटों के दौरान 22 हलाकतें कोरोना से जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। इसके साथ अगर सिंध भर की बात करें
सिंध भर में मजमूई तौर पर 26 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों के दौरान वो 1399 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इसी तरीके से जो ज़्यादा वायरस पाया जा रहा है वो कराची में ही पाया जा रहा है और कराची में जो गुज़श्ता 24 घंटों में जो शरह सामने मस्बत केसेस की आई है वो 13% है। उसके साथ साथ दूसरा जो अहम शहर है सिंध का, वहाँ पर जो है वो 12.7% जो है वो कोरोना मस्बत केसेस की शरह रिकॉर्ड की गई है। और कराची में भी जो है वो वायरस जो सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है वो 2 अजला में पाया जा रहा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अब आपसे सूरत हाल शेयर करें। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 24 घंटों के दौरान 324 केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो हलाकतों की तादाद है 24 घंटों में कोरोना के बायस अमवात जो हैं वो 12 रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 174 केसेज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद यहाँ पर भी जो है वो 7 है। तो इन 2 अजला को मिला के सिर्फ 2 अजला के में जो हलाकतें 24 घंटों में रिपोर्ट हुई हैं वो 19 हैं। और मजमूई तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो कराची में 22 हलाकतें 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई हैं। 22 में से 19 हलाकतें सिर्फ 2 अजला में रिपोर्ट हुई हैं और ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल करार दी गई है इन 2 अजला में। तो लिहाजा बार बार तिब्बी माहिरीन इस चीज़ को जब वो दरख्वास्त भी कर रहे हैं लोगों से SOPs पर अमल दरामद करने के लिए, मास्क को यूज़ करने के लिए। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कराने की भी बात की जा रही है और जो तमाम SOPs हैं कोरोना से बचाव के लिए उन तमाम पर अमल दरामद की दरख्वास्त की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कि अपडेट किया। नादरा ने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की हसूली आसान बना दी है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए नादरा ने मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी। अंदरूनी मुल्क सफ़र करने के लिए घर बैठे आप कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि सर्टिफिकेट के हसूल की आसानी के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए नादरा ने मोबाइल ऐप मुतारिफ करवा दी है। अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए घर बैठे कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। मज़ीद तफसीलात अशरफ खान से। अशरफ बताएगा किस तरह से इस ऐप को यूज़ किया जाए और सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। देखा जाए कोरोना वबा एक तरफ, उसके साथ जो है नादरा के दफातर पर शदीद रश देखा जा रहा था, तो उसकी वजह से नादरा हुक्काम ने एक मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जिसमें अंदरून और बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने मोबाइल ऐप से हासिल कर सकेंगे। नादरा ने 5 कोविड-19 वैक्सीनेशन पास का मोबाइल ऐप जारी किया है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए आवाम को कहीं जाना नहीं पड़ेगा और मोबाइल ऐप पे जाकर अपना डाटा एंट्री कर जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है और किसी भी हुक्काम को बआसानी दिखा सकते हैं। सबसे ज्यादा मुसाफिर जो रहे थे अंदरूनी मुल्क जो मुसाफिर सफर कर रहे थे उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा था, उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। अब बआसानी जो है मोबाइल एप्लीकेशन जो नादरा की है उससे तस्दीक करा के अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस की सरकारी वैक्सीन फरोख्त करने के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुल्ज़िमान ने फाइजर वैक्सीन के 6 डोज 7,500 रुपये में फरोख्त किए। ये इंकशाफ सामने आया है। पुलिस ने अबूरी चालान सेशन कोर्ट में पेश कर दिया है। चालान में मुल्ज़िमा ताहिरा बानो और वक़ास को बेकसूर करार देते हुए दोनों मुल्ज़िमान के नाम चालान से खारिज कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा सिटी 21 मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा इस केस के हवाले से। जी देखिए, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सरकारी कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने से मुतल्लिक केस में आज अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने केस का उबरी चालान अदालत में जो है पेश कर दिया, जबकि पुलिस ने मुल्ज़िमा ताहिरा बानो और वक़ास को जो है क्लीन चिट देते हुए दोनों मुल्ज़िमान के जो नाम है इस केस से खारिज कर दिए हैं। जबकि पुलिस चालान में ये कहा गया है कि मुल्ज़िमा ताहिरा बानो और वक़ास के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले, दोनों मुल्ज़िमान के नाम इस केस से खारिज किए जाते हैं। चालान में ये भी उन्होंने इंकशाफ किया है कि खुफिया इतलात पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें मुल्ज़िम अमान सुल्तान और मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया है। जबकि मुल्ज़िमान के इंकशाफ पर DHO ऑफिस में जो तैनात मुलाजिम जीशान को बाद में गिरफ्तार किया गया है। जबकि मुल्ज़िम से दौरान तफ्तीश उन्होंने एक और मुल्ज़िम का भी इंकशाफ किया, अब्दुल समद, उसको भी जो गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अब्दुल समद ने इंकशाफ किया है कि वो जो है 7,000 में फाइजर वैक्सीन जो थे वो मुल्ज़िमान को फरोख्त करते थे और एक जो थी 6 डोज की वैक्सीन वो 7,000 में फरोख्त करते थे और 7,000 में जो थे वो 3 हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्सा जो था मुल्ज़िमा ताहिरा को देते थे, एक हिस्सा जो है वक़ास को, जबकि एक हिस्सा वो खुद रखते थे। ताहम पुलिस ने जो है उबरी चालान पेश कर दी है, साथ साथ दोनों मुल्ज़िमान के जो नाम है वो भी खारिज कर दी। इस केस में जो है पुलिस ने 5 मुल्ज़िमान के नाम जो है शामिल किए थे, जिसमें 3 मुल्ज़िमान अब भी जो है गिरफ्तार हैं, जबकि 2 मुल्ज़िमान ने उबरी जमानत हासिल कर रखी है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने अपडेट किया।
स्पीकर सिंध असम्बली आगाज से राज दुरानी और दीगर के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की असर नो समात करने वाला सिंध हाई कोर्ट का बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सुप्रीम कोर्ट जाने के बायस टूट गया है। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इकबाल कढ़ोड़ पर मुश्तमिल था। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत 18 मुल्जमान हैं जिनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में नैब का रेफरेंस जेर समात है, जिन पर आमदन से ज्यादा असासे और अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। आगा सिराज दुरानी समेत 18 मुल्जमान की दरखास्त से जमानत की समात थी। ये नैब की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में जो जमानतें दी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर ये 2 रुकनी खुसूसी बेंच था जो कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस इकबाल मोहम्मद कलोड़ की सरबराही में था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो चुके हैं और वो हलफ भी उठा चुके हैं, उनके बायस अब ये बेंच टूट चुका है और नए बेंच के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को मामला भेजा जाएगा, जिसके बाद दोबारा से इस बेंच की तश्कील होगी और जमानतों से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत। जी ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध हाई कोर्ट ने गुटखे और मावे की फरोख्त की रोकथाम न करने के केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध और IG सिंध को तौहीनी अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने कमिश्नर कराची को भी तौहीनी अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 15 सितंबर तक पेश होकर वजाहत दें, हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस और चीफ सेक्रेटरी समेत तीनों हुक्काम ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। आपको अपडेट करें आम खबर के हवाले से कि सिंध हाई कोर्ट ने गुटखे और मावे की फरोख्त की रोकथाम ना करने के केस में चीफ सेक्रेटरी सिंध IG सिंध को तौहीनी अदालत के नोटिस जारी किए हैं। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, ये मुजम्मिल मेओ एडवोकेट हैं जिनकी जानिब से तौहीनी अदालत की दरखास्त लगाई गई थी। जस्टिस इरफान सादत खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की और चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध और कमिश्नर कराची को तौहीनी अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्हें जाती हैसियत में 15 सितंबर तक तलब कर लिया है। उनसे वजाहत तलब की गई है। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि SSPs और SHOs को तौहीनी अदालत के नोटिस जारी नहीं कर रहे क्योंकि अदालती फैसलों पर अमल दरामद का अख्तियार चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और कमिश्नर कराची को होता है, लिहाजा ये तीनों आला हुक्काम को आइंदा समाअत पर तलब कर लेते हैं। दरखास्त गुजार ने अदालत को ये बताया था कि 2018 और मुख्तलिफ वक्तों में सिंध हाई कोर्ट गुटखे और मावे पर पाबंदी से मुतल्लिक अहकाम जारी कर चुकी है, लेकिन अब भी शहर के अंदर न सिर्फ गुटखा और मावे की तैयारी जारी है बल्कि इसकी फरोख्त भी आज़ादाना तौर पर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया बिलाल। औरंगी टाउन में बिजली के फीडर स्ट्रिप होने से 3 से 7.5 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि ज़्यादा नुकसान वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया ज़्यादा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग के वजह से बात की जाए तो शहर के इस वक्त 7% जो हिस्सा है उसको लोड शेड फ्री जोन जो है वो करार दिया गया है, लेकिन शहर के अब भी ऐसे इलाके हैं जहां पर 7.5 घंटे तक की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। अगर बिलखुसूस अगर बात करें औरंगी टाउन के हवाले से तो औरंगी टाउन के मुख्तलिफ जो फीडर्स हैं उन पर जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ दौरानिए की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त अगर बात करें औरंगी टाउन का जो फीडर है फतह, उसमें तकरीबन 7.5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। 2.5 घंटे की 3 दफ़ा दिन में जो है वो बिजली बंदिश की जा रही है। इसी तरह से शमसुद्दीन फीडर है और मस्जिद कुबा का जो फीडर है वहाँ पर भी 7.5 घंटे का ही दौरानिया है। 2.5 घंटे की दिन में 3 मरतबा जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। गैर अलानिया लोड शेडिंग इस वक्त शहर में कहीं नहीं की जा रही है। के इलेक्ट्रिक का जानिब से ये दावा किया जा रहा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की सप्लाई की इस वक्त बहाली के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं उसमें तकरीबन 60% शहर जो है वो लोड शेड फ्री जोन है। औरंगी टाउन के हवाले से बात करें तो उनमें इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 घंटे, जबकि कम से कम जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 3 घंटे रखा गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहर में महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन ब दिन सब्जियों की कीमतें बढ़ने से शहरी सख्त परेशान हैं। शहरी अब खाएं तो क्या खाएं। दुकानदारों ने भी कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। मुंह मांगे दामों में सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं राना मालही।
महंगाई ने शहर कायद वासियों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। दिन ब दिन सब्जियों की कीमतें बढ़ती जा रही है, सब्जियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। टमाटर की हम बात करें, कुछ दिन पहले 80-70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन इन दिनों में टमाटर तो 120 रुपये से भी ज़्यादा तजावज़ कर गया है। और टमाटर के अलावा जो दीगर सब्जियाँ हैं, भिंडी, गाजर, आलू, प्याज, सारी सब्जियों की कीमतें बढ़ गई है। अगर हमने दुकानदारों से और बात की तो दुकानदारों का कहना है कि जो मंडी में है वो कीमतें ज़्यादा मिलती है, इस वजह से हम भी यहाँ पर कीमतें ज़्यादा में फ़रोख्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें कमिश्नर कराची की जानिब से जो लिस्ट जारी होती है वो किसी भी दुकानदार के पास मौजूद नहीं है, वो अपनी मनमानी कीमतों के हिसाब से सब्जियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। तो कमिश्नर कराची को चाहिए कि जो मंडी में कीमतें बढ़ा रहे हैं, दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों में बेच रहे हैं, उसका नोटिस ले और अमल दरामद कराए लिस्ट पर। जी, खाने पीने की अशिया पर तारीखुल मयाद और कीमत क्यों नहीं दर्ज की गई? जवाब जमा न करवाने पर कन्वीनियर प्रोटेक्शन और सेल ने गुलशन इकबाल में वाक़ पैराडाइजर बेकर स्वीट्स एंड बेकर्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सारिफ अदालत में जमा करवा दी है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। खाने पीने की अशिया पर तारीखुल मयाद और कीमत क्यों नहीं दर्ज की गई? जवाब जमा न करवाने पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल ने गुलशन इकबाल में वाक़ पैराडाइज बेकर स्वीट एंड बेकर्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त सारिफ अदालत में जमा करवा दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा, क्या कहा गया है दरख्वास्त में? मीर शाहनवाज ने गुलशन इकबाल में वाक़ पैराडाइज स्वीट्स एंड बेकर का मुआयना किया, जहां पर खाने पीने की अशिया में जो डेट एक्सपायरी कीमत न लिखने का मामला सामने आया, जिस पर उन्होंने 14 जून को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। लिहाजा बेकर्स की जानिब से जवाब नहीं जमा कराया गया। एक मरतबा फिर 14 जुलाई को दोबारा नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया, लेकिन बेकर की जानिब से कोई जवाब नहीं आने पर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल ने मामला जो है सारिफ अदालत शर्की जावेद अली कोरजी अदालत में भेज दिया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि खाने पीने की अशिया में तारीखुल मयाद और कीमत ना लिखना कानूनी जुर्म है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि मुतल्लिका बेकर के खिलाफ जो है सारिफ अदालत के कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज़, आपने अपडेट किया। शहर में हल्की धूप के डेरे हैं। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत क्या रहेगा, जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। रबिया, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? बिल्कुल, सुबह सवेरे बहुत खुशगवार मौसम था, जिसके बाद जो है वो अब हल्की हल्की धूप जो है वो शहर में इस वक्त छाई हुई है और दर्जा हरारत में भी इसी वजह से जो है वो इजाफा हुआ है। और इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो इस वक्त 60% है और समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। तकरीबन 22 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरिब की जानिब से हवाओं का सिलसिला चल रहा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो बादल हैं ये रात के औकात तक थोड़े गहरे हो जाएंगे और समंदरी हवाएं भी चलेंगी, जिसके बाद जो है वो रात में मौसम कदरे बेहतर होगा। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि रात तक कराची में दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी, ये बताइएगा कि आइंदा आने वाले हफ्तों में क्या बारिशों का इम्कान है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में यानी 20 अगस्त के बाद थोड़ा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शहर में बारिश हो सकती है। अलबत्ता अभी सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, तो इस वक्त ये कहना जो है वो कबल वक्त होगा कि बारिशों का जो सिलसिला है वो कब से शुरू होगा और उनकी जो है वो शिद्दत कितनी होगी। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मुल्क के बेशतर हिस्सों में तीसरे स्पेल का आगाज़ हुआ है मानसून के, इसी तरीके से कराची में भी इम्कान है कि 20 अगस्त के बाद जो है वो कोई स्पेल बन सकता है और अगर वो ताकतवर हुआ तो शहर में बारिशों का जो है वो इम्कान है। जी, रबिया, ये बताएगा कि मानसून के हवाले से कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई गई हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से? जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जैसे ही सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उसके बाद जो है वो शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आया जो है वो कराची में नॉर्मल बारिश का इम्कान है या बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशें और जिसकी बायस जो है वो नालों में तुग़यानी और दीगर खदशात हैं। और उसके बाद जो है वो ये एक अलर्ट जारी किया जाएगा, जिसके बाद महकमों को ये कहा जाएगा कि वो अपने तौर पर जो है वो तैयारियों को मुकम्मल कर लें। फ़िलहाल की अगर बात की जाए तो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का यही कहना है कि आइंदा आने वाले तकरीबन एक हफ्ते में कराची में बारिश का इम्कान ऐसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुमकिन है कि तीसरे स्पेल के तहत। बहुत शुक्रिया रबिया खान, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। अब बात करेंगे कारोबारी खबरों के हवाले से।
आपको बताएं कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। कारोबार के दौरान डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 164 रुपये 20 पैसे का हो गया। मज़ीद तफसीलात सिटी 21 के नुमाइंदा हबीब खान से। हबीब, अपडेट कीजिएगा। दरअसल जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। आज जब एक बार फिर कारोबारी हफ्ते का जो है वो 2 रोज की तातीलात के बाद आगाज हुआ है, तो डॉलर की जो कीमत है उसमें 20 पैसे का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डॉलर 164 रुपए की सतह पर जो बंद हुआ था गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर, अब 164 रुपए 20 पैसे की सतह पर जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मार्केट के जो मौसमी माहिरीन है उनका कहना यह है कि इस वक्त जो पेमेंट्स का प्रेशर है उसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है और आइंदा हफ्तों में जो है वो मजीद डॉलर की कीमत जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने में आ सकता है। हबीब, आज डॉलर 20 पैसे महंगा हुआ, कल पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। ये बताएगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में माहिर मौशियात का क्या कहना है, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा? जी बिल्कुल, देखें जब डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो मुल्की कर्जों का जो बोझ है उसमें जो है वो खुद ब खुद इजाफा होना शुरू हो जाता है, जिसकी बाइस जो है वो हम देखते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट नजर आता है, ना सिर्फ महंगाई की सूरत में बल्कि दीगर जो हमारे मामलात हैं मईशत के उस पर भी हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट मुतासर होती है बल्कि अशिया की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा देखने में आता है। तो जब तक डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है उस वक्त तक जो है मईशत का जो पहिया है जिसमें बहुत सारी चीज़ों की कीमतें समेत बहुत सारे मामलात हैं वो इसी तरह चलते हैं। तो इस वक्त तक जो डॉलर है वो उसकी उड़ान का सिलसिला जारी है और दीगर मामलात जो हैं जिसमें पेट्रोल प्राइसेस समेत जो इम्पोर्ट बेस्ड हमारी अशिया हैं जिन पर हम रिलाई करते हैं उनकी कीमतों में जो है वो इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर मनफी रहा है। 100 इंडेक्स 70 पॉइंट्स की कमी से 47,098 की सतह पर आ गया। मज़ीद तफसीलात सिटी 21 के नुमाइंदा अयाज राना से। अयाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मार्केट में आप? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो मार्केट मनफी रुझान की तरफ रही और जो एतमाद था इन्वेस्टर्स का वो बहाल नहीं हो सका। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है जबकि हम देख रहे हैं इस वक्त तक जो है वो 200 से ज़ायद पॉइंट्स जो है मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वो कम हो चुके हैं। इस वक्त जो है मार्केट अपनी 47,000 की सतह को भी जो है वो बहाल नहीं रख सकी और 46,970 के करीब जो है इस वक्त जो है वो ट्रेड करता हुआ हमको 100 इंडेक्स नज़र आ रहा है। अगर बात करें इस वक्त वॉल्यूम्स की तो इस वक्त 40 मिलियन शेयर्स के जो है वो कारोबार हुआ है और जो सेक्टर्स हम देख रहे हैं वो भी कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे। तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है इस वक्त मनफी रुझान हमें नज़र आ रहा है। अयाज, ये बताएगा कि 100 इंडेक्स में कमी आई है और आज ही डॉलर 20 पैसे महंगा भी हुआ, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया गया। ये तमाम तर मुहर्रकात स्टॉक एक्सचेंज पर कितना असरअंदाज हुए आज? देखिए, ख़ास जो आज बात बताई जा रही है कि जो इस वक्त इन्वेस्टर्स को जो बहाल नहीं हो रहा है एतमाद, वो है जो इंटरनेशनली ख़बर जो हमें बॉर्डर से आ रही हैं उसकी वजह से लोग जो कह रहे हैं कि हर घंटे में एक ऐसी ख़बर आती है जिसकी वजह से लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए इस वक्त मोहतात हैं। और साथ ही जो डॉलर की कीमत है वो भी बताई जा रही है कि जो इस वक्त स्टेबिलिटी की तरफ नहीं होती, कि जब डॉलर में जब रुपये की कीमत बढ़ती है तो वो पैसों में बढ़ती है और जब डॉलर बढ़ता है तो वो एक ज़्यादा पैसों पे अंदर या रुपयों के अंदर जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बड़े प्लेयर्स जिसको बड़े इन्वेस्टर कहा जाता है वो मोहतात नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक मार्केट हमने पिछले हफ्ते भी और इस दफ़ा जो अब शुरू हुई है वो मार्केट हमें इस वक्त स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स की कमी भी पेश आई है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रुझान देखने में नज़र आ रहा है। बताया जाता है कि बॉर्डर पार से जो तमाम तर सूरत हाल बन रही है उसकी वजह से बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा मार्केट से उठा रहे हैं। हर 1 मिनट के बाद एक ऐसी खबर आती है जो ग्लोबली अफ़गानिस्तान से बॉर्डर के करीब से खबर आती है, वो ग्लोबली मार्केट को मंदी कर रही है।
आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सालाना परमिट फीस में 100% इजाफे की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। अपडेट करें आपको कि सिंध हुकूमत का गुड्स ट्रांसपोर्ट फीस में इजाफे का फैसला सामने आया। गुड्स कैरेज परमिट से मुतालिक तरमीमी सिफारिशात तैयार की गई, जबकि माल बरदार गाड़ियों की सालाना परमिट फीस में 100% इजाफा किया गया। बड़े ट्रॉलर की परमिट फीस 2,400 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया है, जबकि ट्रक गुड्स कैरेज परमिट फीस 2,000 रुपये सालाना मुकर्रर की जाएगी, जिसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सालाना परमिट फीस में इजाफे की फैसलों की खबरों पर उनको बेबुनियाद करार दिया है। मज़ीद तफसीलात बासिम इफ्तिखार से अपडेट कीजिएगा। बासिम जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर की सालाना परमिट जो है उसमें 100% इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सदर राना असलम। इनसे जानते हैं कि इन खबरों में कितनी सदाकत है। जी राना साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऐसी अभी कोई खबर नहीं है हमारे पास, और 2016 में तकरीबन 2016 में 1800 से 18,000 रुपया फ़ीस कर दी, तकरीबन 1000% बढ़ा दी गई थी। तो उस पर हमारी हुकूमत के साथ मुज़ाकरा चलते रहे। फिर हमने एक स्ट्राइक की थी, उसमें वैशाह साहब से हमने 5,400 रुपये में मामला तय पाए थे, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उसके बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से हमारे मुज़ाकरात हुए और 9,750 रुपये में हमारे मामला तय पा गए हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये 100% वाली कोई ऐसी बात नहीं है अभी। जी बिल्कुल, ये थे राना असलम जिन्होंने इस बात को मुसरत किया है कि 100% इजाफे की जो खबरें हैं उसमें कोई भी सदाकत नहीं है। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम हैं, उनसे राब्ते किए गए हैं, जिसमें जो महकमा ट्रांसपोर्ट के जो हुकाम हैं उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जो फ़ीस जो गुड्स ट्रांसपोर्टर का मुतालबा था 9,750 की जाए परमिट के हवाले से, उस पर जो है वो महकमा ट्रांसपोर्ट जो है वो मुत्तफ़िक हो गए हैं और ये यकीन दहानी कराई है कि तकरीबन 10 से 15 अंदर जो है वो इस 9,750 के हवाले से जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी ठीक है वसीम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने DGANF मेजर जनरल गुलाम शबीर से मुलाकात की है, जिसमें मुराद अली शाह ने बताया कि मनशियात फरोशों के खिलाफ सिंध पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने भी मनशियात के खात्मे के लिए पुलिस की मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद तफसीलात फैसल शकील से। फैसल, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात में मज़ीद किन अमूर पर बातचीत की गई? जी बिल्कुल, ये वजीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। DG एंटी नारकोटिक्स फोर्स है मेजर जनरल गुलाम शबीर, इनसे CM हाउस में मुलाकात की है और इसमें वजीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध पुलिस को हिदायत दी है उन्होंने कि ड्रग माफिया के खिलाफ जो है भरपूर ऑपरेशन किया जाए, शहर में जो है वो मंशियात का खात्मा किया जाए, खुसूसन पूरे सूबे में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, जिस पर सिंध पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ANF जो है वो सिंध पुलिस को सपोर्ट करे और इस पर जो है वो DGANF ने वज़ीर आला सिंध को यकीन दहानी कराई है कि ANF जो है तमाम सपोर्ट करेगी सिंध पुलिस को मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन में, और ये यकीन दहानी कराई है कि मंशियात का बहुत शुक्रिया फैसल, आपने अपडेट किया। साबिक मुशीर बराए समाजी बहबूद एजाज शाह शराजी के इंतकाल को 1 साल का अरसा गुजर गया। नए मुशीर हुसैन जोखियों ने मनसब संभालने के बावजूद सिंध सेक्रेटेरिएट में उनके नाम की तख्ती ना हटाई जा सकी। सिंध सेक्रेटेरिएट आने वाले मुतअद्दिद अफराद को पुरानी तख्ती के बायस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात सिटी 21 के नुमाइंदे आज़ाद हेडियो से। आज़ाद, बताइएगा, तख्ती तब्दील करना कोई बड़ा काम नहीं है, अब तक तब्दील क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल, ये साबिक मुशीर हैं मरहूम एजाज अली शाह शिराजी, जो मुराद अली शाह की टीम में मुशीर बराए समाजी बहबूद थे, लेकिन गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा के पेश नज़र उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन इस वक्त भी उनका सिंध असम्बली के सामने बैरक्स हैं, बैरक्स नंबर 85 में इनका वाकई दफ्तर ताहाल मौजूद है और सिंध असम्बली के सामने और दफ्तर के बाहर अभी तक जो है इनके नाम से बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी यहाँ से अफसरान की आमद जामद होती रहती है, लेकिन ताहाल इनका बोर्ड नहीं हटाया गया। कई लोग आज भी इन मुश्किल का बोर्ड देख पता करते हैं, लेकिन ये महकमा लेकिन जो है ये बोर्ड नहीं हटाया गया, जिस पर कई लोग यहाँ पर आकर पूछते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने पार्किंग के तमाम मकामात नीलाम करने के मुख्तलिफ महकमों को महसूलात बर वक्त जमा करने की हिदायत जारी की।
अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने पार्किंग के तमाम मकामात नीलाम करने और मुख्तलिफ महकमों को महसूलात बर वक्त जमा करने की हिदायत की। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की सिटी 21 के न्यूज़ बुलेटिन से। फिल वक्त इतना ही।